नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा से डीके से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसके भाग 40 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, आज का जो भाग 40 है इसमें हमने जो है यूपी पीसीएस, आप याद देखिएगा, यूपी पीसीएस की जो 11 तारीख को परीक्षा हुई है, आप याद देखिएगा यूपी पीसीएस की जो 11 तारीख को परीक्षा हुई है उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। लगभग यूपी पीसीएस में 150 प्रश्न पूछे गए थे, तो इन 150 प्रश्नों को हम डे बाय डे करके कवर कराएंगे आप तक। तथा इसके अलावा अब जो आपको पता होगा एग्जाम का सीजन स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, तो यूपी पीसीएस के जितने प्रश्न पूछे गए उन सबको हम डे बाय डे करके कवर कराएंगे आपको। तथा उसके बाद आरओ की भी परीक्षा हुई थी सितंबर महीने में, तो उसमें भी जितने प्रश्न पूछे गए थे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के, उसको भी हम कवर कराएंगे। इसके अलावा आपको पता होगा कल से एसएससी सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, तो ये सभी एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न पूछे जाएंगे और जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी को हम डे बाय डे, लगभग ये सीरीज जो होगी लगभग 7 से लेकर 10 दिन तक चलेगी। लगभग 7 से 10 दिनों के भीतर हम जितने भी प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछे जाएंगे उनको कंप्लीट कराएंगे। उसके अलावा यूपी पीसीएस 2020 में जो प्रश्न पूछे गए उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। इसके अलावा आरओ में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको भी हम डेली बेसिस पे कंप्लीट कराएंगे। तो लगभग एक हफ्ते का ये जो सीरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आगे आने वाला जो एग्जाम आपका है आरआरबी एनटीपीसी का। तो आज के बाद जो टेस्ट सीरीज हम लाएंगे वे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, तो इस टेस्ट सीरीज को आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड किया कीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में बताया कीजिएगा कि आप इस टेस्ट सीरीज में से कितना सही कर पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा आज का है, यह प्रश्न पूछा गया था जो 11 तारीख को परीक्षा हुई यूपी पीसीएस की, कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो भारत में जो मिट्टी बचाओ आंदोलन था यह प्रारंभ हुआ था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा। यह भी प्रश्न पूछा गया था। लगभग जितने प्रश्न आज हमने सम्मिलित किए हुए हैं सभी प्रश्न यूपी पीसीएस 2020 की परीक्षा में पूछे गए हैं जो 11 तारीख को कंडक्ट कराई गई है। तो हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट के अभाव में जो भू सतह का औसत तापमान होगा हो जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, -18 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत फ्रांस स्पेन में स्थित है। तो इसमें से आपका हो जाएगा एटलस पर्वत जो है यह फ्रांस और स्पेन दोनों में स्थित है। तो आप याद देखिएगा एटलस पर्वत, वही किलिमंजारो जो पर्वत है आपको मिलेगी तंजानिया में। किलिमंजारो जो पर्वत है यह मिलेगी आपको तंजानिया में। उसके बाद चिम्बराजो जो पर्वत है आपको मिलेगी मोरक्को में। कहाँ, तो चिम्बराजो पर्वत आपको मिलेगी मोरक्को में। तथा जो पाइरेनीज पर्वत है यह आपको मिलेगी कहाँ पे, तो पाइरेनीज पर्वत आपको मिलेगी इक्वेडोर में। कहाँ, तो इक्वेडोर में आपको मिलेगी पाइरेनीज पर्वत। ये जो प्रश्न था ये इस तरह से नहीं प्रश्न था, मैंने इसको काफ़ी सिंपल बना दिया। प्रश्न मैच द फॉलोइंग के रूप में था, तो इस तरह के सिंपल प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में यह प्रश्न था, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि मलेशिया में जो किंटा घाटी, यहाँ पे ऐसे होगा, तो मलेशिया में जो किंटा घाटी है यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मलेशिया में जो किंटा घाटी है यह प्रसिद्ध है टीन उत्पादन के लिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा टीन उत्पादन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में, यानी पार्ट पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा पार्ट है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो पंचायती राज संबंधी जो व्यवस्था उससे संबंधित प्रावधान जो आपको मिलेंगे भाग 9 में। आप इसे याद देखिएगा, जो भाग 9 है हमारे भारतीय संविधान का यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। वहीं जो भारतीय संविधान का हमारे भाग 6 है किससे संबंधित है, तो राज्य से संबंधित है। और भाग 3 किससे संबंधित है, तो फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है। और भाग 4 का किससे संबंधित है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। अगला है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है, तो फोटो सेल का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फोटो सेल। अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था। काफ़ी यह ट्रिकी प्रश्न था, जिन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा उन्होंने इस प्रश्न को जरूर किया होगा, जिन्होंने यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया होगा। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था। तृतीय तल से यहाँ पे मतलब है पंचायती राज व्यवस्था से। तब आप आसानी से इस प्रश्न को आप कह सकते हैं कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल यानी कि पंचायती राज व्यवस्था की यहाँ पे बात हो रही है। तो पंचायती राज व्यवस्था कब जोड़ा गया था, तो
जो था 1992 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1992 में जो है पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था तो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा भाग मतलब निम्न में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। तो कौन सा अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है, तो नए राज्यों का प्रवेश। तो राइट आंसर हो जाएगा नए राज्यों का प्रवेश। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन है किस अंग में प्रारंभ होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अमाशय, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, अमाशय यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्न में से कौन सा रोग होता है। तो मानव आहार में, यानी यहाँ पे आहार होगा, तो मानव आहार में अगर आप डेली बेसिस पे पॉलिश किए हुए चावल खाते हैं तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो बेरी बेरी, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा बेरी बेरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें से कौन सा विटामिन है जो मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, यानी कि विटामिन के जो है यह रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह पूछा गया था। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है इसमें से, तो अनुच्छेद 323 ए, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 323 ए जो है इसका संबंध प्रशासनिक न्यायाधिकरण से है। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वही जो आर्टिकल 280 इसका संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 280 का संबंध आपका है किससे, तो वित्त आयोग से। किससे, तो वित्त आयोग से संबंधित है यह आपका क्या, तो आर्टिकल 280 और 263 किससे संबंधित है, तो अंतर्राज्यीय परिषद से। किससे, तो अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है कि आपका क्या, तो आर्टिकल 263। उसके बाद आर्टिकल 315 का संबंध किससे है, तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी थे। यह भी प्रश्न इस प्रकार से सिंपल नहीं था, इसको मैच द फॉलोइंग के रूप में दिया हुआ था, तो इसे भी आप ध्यान से रखिएगा, सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा इसमें से वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो हींग आपका राइट आंसर हो जाएगा, हींग यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से कौन सी धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम जो है इसको चाकू से आसानी मतलब चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम। वहीं पारा का क्या हो जाएगा, तो पारा जो है, यह पारा जो है आपका कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। किसमें, तो पारा जो होता है यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, तो आप इसे याद देखिएगा। वहीं जो चांदी है यह विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है, आप याद देखिएगा। जो चांदी है यह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। और शीशा क्या है, तो शीशा जो है यह ऊष्मा का कुचालक होता है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य से संबंधित है। मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य से संबंधित है, तो भाग जो 6 है यह राज्य से संबंधित है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तथा यह एग्जाम में पूछा गया। वही मूल कर्तव्यों का संबंध किससे, फंडामेंटल जो हमारे राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हमारे मूल कर्तव्य हैं, इनका संबंध भाग 4 क से है, भाग 6 का मैंने बताया राज्य से है, और भाग 14 का संबंध किससे है, तो आपका भाग 14 जो है इसका संबंध आपका हो जाएगा किससे, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से। किससे, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का जो संबंध है किससे है, तो भाग 14 से है, तो आप इसे याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तथा जो भाग 15 यह किससे संबंधित है, तो निर्वाचन से। किससे, तो निर्वाचन से संबंधित है आपका भाग 15। तो चारों आपको याद रखना है, भाग 15 का निर्वाचन से संबंधित है, और भाग 14 आपका किससे संबंधित है, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से, और भाग 6 राज्य से, और भाग 4 का जो है यह फंडामेंटल ड्यूटीज से। अगला प्रश्न पूछा गया था, सिल्वर आयोडाइड का अनुप्रयोग किया जाता है किसमें। तो जो सिल्वर आयोडाइड है इसका अनुप्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के रूप में, तो राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम वर्षा में जो है सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है।
तो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद आपको मिल जाएगा 5 से 11। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर सब प्राक्कलन समिति जो है भारतीय संविधान की सबसे बड़ी समिति। इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं तथा 30 मेंबर जो है लोकसभा के होते हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं लोकलेखा समिति जो होती है इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 + 7, 15 मेंबर आपको मिलेंगे लोकसभा से और 7 मेंबर आपको मिलेंगे राज्यसभा से। तो इस प्रकार जो प्राक्कलन समिति यह सबसे बड़ी समिति होती है, टोटल 30 मेंबर होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत को कब स्पष्ट किया था? तो यह काफ़ी फेमस प्रश्न है, हर बार लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर था केशवानंद भारती वाद 1973 में जो हुआ था, इसी में जो है भारतीय संविधान ने संविधान के आधारभूत ढांचे की संकल्पना प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? मतलब भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर था आपका 2024 तक जो है भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो है बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपको मिलेगा लखनऊ में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ। अगला प्रश्न था, ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक जो सूचकांक है यह कौन जारी करता है? तो यह जो सूचकांक है यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? तो जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम था यह शुरू किया गया था वर्ष 2019 में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 2019। अगला प्रश्न था, अटल नवोन्मेष मिशन यानी कि अटल इनोवेशन जो मिशन है यह किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो अटल इनोवेशन मिशन जो है पृथ्वी और विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय की पहल है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय की पहल है अटल इनोवेशन मिशन, यानी ऑप्शन जो डी है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो रेल संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो कर्नाटका के हुबली रेलवे स्टेशन पे। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा कर्नाटका का जो हुबली रेलवे स्टेशन है यहीं पे जो है रेल संग्रहालय बनाया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। कर्नाटका का जो हुबली रेलवे स्टेशन है यहाँ पर भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई होगी लगभग 1400 मीटर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है यह हुबली रेलवे स्टेशन पर बनाया जा रहा है। कर्नाटका में इसकी कुल लंबाई होगी 1400 मीटर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया था संयुक्त अरब अमीरात। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इनके मंगल मिशन का क्या नाम था? होप मार्स मिशन। क्या नाम था? होप मार्स मिशन इनके मंगल मिशन का नाम था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा तथा इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया है? तो जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए जो मुफ्त इंटरनेट सेवा है उस पर प्रतिबंध लगाया था बांग्लादेश ने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश। और लास्ट प्रश्न आज का है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने जुलाई 2020 में निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के किस नगर में की जाएगी? तो नेशनल जो लॉ यूनिवर्सिटी है यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में की जाएगी। ऐसी घोषणा हाल में की गई थी मंत्रिमंडल जो उत्तर प्रदेश का उसके द्वारा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 30 प्रश्नों को कवर कर लिया है जो यूपीपीसीएस 2020 की परीक्षा में पूछे गए थे, और बाकी के जो प्रश्न होंगे हम आगे आने वाले पार्ट में कवर कराएंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।